तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है कि 31/3/2019 और 31/3/2018 का डाटा गिवन है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है 31/3/18 के, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर। तो ये हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये हमने लोन नहीं लिया हुआ, ये हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं। हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए, तो हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट हो गई। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। अब इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, हम रिसीव करेंगे, क्योंकि हमने डिबेंचर्स परचेज किए। ठीक है, तो ये ओपनिंग में 5 थे, क्लोजिंग में 10 लाख हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग में 9 लाख और क्लोजिंग में 15 लाख। अब अगर हम इसको प्राइमा फेशिया देखें तो फिर इससे ये पता चल रहा है कि 6 लाख की मशीनरी, सॉरी 6 लाख की बिल्डिंग हमने परचेज की है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें एक बार समझनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन लगा है लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो जब हम बेटा हमने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर किया था, वो रिवाइज भी किया था, तो हमने ये चीज सीखी थी कि जब भी किसी भी हेड या फिर किसी भी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन हो, तो हमें उसका एक अकाउंट बना लेना चाहिए। तो हमने इसका लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट में डाल दिया 9 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख क्रेडिट में आ गया। फिर इसके बाद हमने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 50,000। तो डेप्रिसिएशन की वजह से लैंड बिल्डिंग कम हो जाती है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा 50,000। फिर इसके बाद जैसे हमने बैलेंसिंग की तो 6,50,000 डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बिल्डिंग 6,50,000 की खरीदी है, 6 लाख की नहीं, 6,50,000 की खरीदी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब हम बिल्डिंग परचेज करेंगे तो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा? ये हमारा आउटफ्लो होगा। तो हमने क्या लिखा, आउटफ्लो में लिख दिया लैंडेड बिल्डिंग परचेज 6,50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 10 लाख। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से पढ़ते हैं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, यानी बिगनिंग में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसकी हाफ हमने बेच दी। बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी हाफ हमने बेच दी। ठीक है, तो यानी बिगनिंग में 5 लाख थी, 5 लाख का हाफ क्या हो गया, 2.5 लाख, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं। ठीक है, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, लेकिन हम कितने की बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर। तो 2,50,000 का 10% कितना हो गया, 25,000 का प्रॉफिट। तो टोटल हमने कितने में बेची, 2,75,000 में हमने इसको बेचा है। ठीक है, 2,75,000 में हमने इसको बेचा है। ठीक है, तो अब एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी, बाय बैंक कितने पैसे आएंगे, 2,75,000। जब भी एसेट को बेचेंगे तो कम हो जाएगा ना एसेट, तो क्रेडिट में एंट्री आएगी। फिर इसके बाद 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये 25,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जगह होगा। तो हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 कर दिया एंट्री। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, इसकी जनरल एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 2,75,000 टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस होता तो यहाँ पर एंट्री आती, 11th में हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने बैलेंसिंग की तो यहाँ पर टोटल आया 12,75,000। तो ये आ गया हमारा 7,50,000। तो इसका मतलब अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट हमने कुछ बेची भी है और खरीदी भी है। तो बेची है 2,75,000 की और खरीदी कितने की है, 7,50,000 की। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है उनकी वजह से हमें क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो हमने बोला 10% इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितनी, 2,75,000 की। ठीक है, फिर हमने परचेज भी किए तो वो आएगा हमारा आउटफ्लो में 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड,
और ये है हमारा 7,50,000। ठीक है, तो एक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है इनफ्लो भी हुआ है और आउटफ्लो भी हुआ है, तो ऐसा मत सोचना कि एक आइटम में सिर्फ इनफ्लो होगा या फिर सिर्फ आउटफ्लो ही होगा। इनफ्लो आउटफ्लो बोथ कैन बी हैपन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या गिवन है। अब देखो हमें इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी कितने की थी? वो थी हमारी 5 लाख की स्टार्टिंग में थी और 10 लाख की लास्ट में रह गई। ठीक है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट हमें रिसीव होना चाहिए था। तो एक्चुअल में जो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होना चाहिए था 10 लाख का 10%, यानी 1 लाख रुपए। ठीक है, एक्रू कितना हुआ? 1 लाख। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ? 75,000 हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, 75,000 रिसीव हुआ है। तो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें देखना कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो क्या इस 1 लाख को मैं प्लस करूंगा इनफ्लो में? नहीं, मैं सिर्फ 75,000 को प्लस करूंगा, क्योंकि एक्रू तो 1 लाख किया है, इनकम तो 1 लाख हुई है हमारी, लेकिन रिसीव कितना हुआ है, कैश कितना आया है? सिर्फ 75,000। तो यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 75,000। ठीक है, तो सर क्या हम इसका कुछ नहीं करेंगे? बेटा इसका भी हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये हम आगे चलकर समझेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल इनफ्लो कितना हुआ? टोटल इनफ्लो हमारा हो गया, और कुछ हमें गिवन नहीं है, तो टोटल इनफ्लो हमारा हो जाता है 3,50,000, और टोटल आउटफ्लो हमारा हो जाता है 14 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे? नेट देखेंगे अगर हम, तो ये क्या आएगा हमारा? माइनस में आएगा, यानी आउटफ्लो में। तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना? 10,50,000। तो 10,50,000 याद रखना हमारा माइनस में आया है, इस 14 में से 350 माइनस करके। तो ये कैश हमने यूज किया है, ये हमने अर्न नहीं किया, ये हमने रिसीव नहीं किया है, ये माइनस में आया है। इसका मतलब ये हमने यूज कर लिया कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया अच्छे से? और देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब और भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर थोड़े ज्यादा आइटम्स हो। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें परचेज ऑफ मशीन दिया हुआ है, यानी मशीन परचेज्ड। पहले मैं गिवन लिख रहा हूं 2,50,000। फिर इसके बाद है परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज्ड 1 लाख। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सोल्ड 35,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बॉट 1,50,000। फिर इसके बाद है सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं हमारे? पेटेंट्स भी हमारे एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही होती है हमारी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 10,000। फिर इसके बाद एक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इंफॉर्मेशन है अ बिल्डिंग वॉज परचेज्ड। सर सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है।
purchased as investment. A building was purchased as investment which was let out for commercial purpose. ठीक है, हमने मतलब बिल्डिंग परचेज की थी पहले कभी, वॉज लिखा है ना तो इज नहीं है, वॉज परचेज की थी पहले कभी और उसको लेट आउट कर दिया, लेट आउट फॉर ₹20,000, ठीक है, पर एनम। चलो समझते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो बेटा जब भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं या नहीं। सिर्फ हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ही कंसीडर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहले हमारा आएगा इनफ्लो, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा आउटफ्लो। चलो अब देखते हैं इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। तो सबसे पहले तो सिंपल है, मशीनरी हमने परचेज की है तो मशीनरी नॉन करंट एसेट है, तो इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। मशीनरी परचेज्ड 2,50,000 आउटफ्लो हो जाएगा ये। फिर इसके बाद है गुडविल परचेज्ड, तो गुडविल भी हमारा नॉन करंट एसेट ही होता है और वो भी इंटेंजिबल एसेट, तो ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। गुडविल परचेज्ड ₹1 लाख, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद है हमारा मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेची है तो ये इनफ्लो हो जाएगा, इसकी वजह से कैश हमारे पास आएगा 35,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000, ये भी इनफ्लो में ही आएगा 50,000। फिर इसके बाद है इन्वेस्टमेंट बॉट, यानी हमने इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया कुछ, तो आउटफ्लो होगा हमारा 1,50,000। फिर इसके बाद है सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स हमारे कॉपीराइट वगैरह होते हैं, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं जैसे गुडविल होती है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए। और ये सेल हमने किया है तो ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा 40,000। चलो और देखते हैं। अब बात आती है बेटा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा? तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो इंटरेस्ट रिसीव कब करेंगे? जब हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे या फिर किसी को उधार दिए होंगे, दोनों इन्वेस्टमेंट ही होती हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही हो जाएगा। प्लस डिविडेंड हम रिसीव कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं, ये हम रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए होंगे, और शेयर्स जब हम परचेज करते हैं किसी कंपनी के, तो फिर वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है, नॉन करंट एसेट हो जाता है। इसीलिए जो ये डिविडेंड आया ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना आया है हमारे पास? ये आया है 10,000। तो टोटल इनफ्लो हमारा कितना हो गया? 1,35,000, ठीक है। टोटल आउटफ्लो देखते हैं कितना है हमारे पास, 5 लाख। तो 5 लाख आउटफ्लो है और इनफ्लो है 1,35,000, तो क्या आएगा हमारा नेट? कैश यूज्ड आएगा इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कितना? माइनस कर दो, तो ये आएगा 3,65,000, यानी 3,65,000 का नेट कैश हमने यूज कर लिया, हमने खर्च कर दिया इसको, ठीक है। नेट आउटफ्लो आ गया हमारा। इसको बेटा अगर यूज की जगह आउटफ्लो भी लिख दोगे, नेट आउटफ्लो या फिर नेट कैश आउटफ्लो इन या फिर फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यूज्ड भी लिख सकते हो या फिर नेट कैश आउटफ्लो भी लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया? अभी ये क्वेश्चन रहता है। अब आते हैं बेटा बिल्डिंग के बारे में। हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी, तो पहले कभी की होगी, पिछले कुछ साल में। उस बिल्डिंग को हमने लेट आउट कर दिया। लेट आउट करने का मतलब होता है कि हमने उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो रेंट कितना था? 20,000 पर एनम। तो ये जो 20,000 रुपए रेंट आ रहा है,
ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने रेंट भी प्लस कर दिया, रिसीव कर रहे हैं तो इनफ्लो हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा हमारा 1,55,000 और ये आएगा 3,45,000। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी को बेटा कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? No, sir. किसी को नहीं पूछना तो आगे चलते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी तो ये इनिशियल क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे मैं थोड़ा सा अब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबको याद भी होगा जब हम एनपीओ कर रहे थे तो मैंने कहा था कि एनपीओ करना इसलिए भी बहुत अच्छे से जरूरी है क्योंकि एनपीओ से हमें अकाउंट्स बनाने आ जाते हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते थे, लेजर अकाउंट बनाने आएंगे तो फिर कैश फ्लो में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कैश फ्लो में हमें अकाउंट्स ही ज्यादातर बनाने होते हैं सही आंसर के लिए। तो अब हम अच्छे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का मैं ऐसा करता हूँ बेटा, गिवन लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा गिवन नहीं लिख पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29, सबके पास बुक है तो एक बार चेक कर लो, सबके पास क्वेश्चन है। हमें इन्वेस्टमेंट इन लैंड दी हुई है 3 लाख और 3 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग में 3-3 लाख की इन्वेस्टमेंट दी हुई है लैंड में। फिर इसके बाद शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड दिए हुए हैं, तो एक बार चेक कर लेना। Yes, sir. Question number 30. क्वेश्चन नंबर 30 जो न्यू एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, और जो 2019 का एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 29 है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा गिवन लिखता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देता हूँ। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं और ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। तो लैंड दिया हुआ है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो या फिर लैंड बोल दो, 3 लाख और 3 लाख। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, इसका मतलब क्या, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये तो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट ही है, एसेट ही होगा ये भी। ठीक है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हमने 12% पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें वापस मिलेगा 80,000, 50,000। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी है हमारे पास 7,50,000 और 6 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद पेटेंट्स भी हैं 70,000 और 1 लाख। फिर नेक्स्ट है हमारा गुडविल 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, उनको मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, वो काफी बड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम सभी आइटम्स की तरफ देखें तो ये सभी हमारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, और नॉन करेंट एसेट्स तो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करना है, तो मैं फॉर्मेट भी बना देता हूं, कैश इनफ्लो और ये हो जाएगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको चेक करते हैं, मैं डिस्प्ले कर देता हूं। अब पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, यानी इस वाली लैंड की बात कर रहे हैं। A piece of land was purchased as an investment out of surplus. It was let out for commercial purpose and rent received was ₹20,000। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाली एडजस्टमेंट आ गई है। ये बोल रहा है कि हमने जो लैंड परचेज की थी पहले कभी,
उसको हमने रेंट पे दे दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। इसका मतलब लैंड हमने इस साल नहीं पहले कभी परचेज की थी, तो इस साल उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो 20,000 का रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो मैंने इस 20,000 को इनफ्लो में यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। रेंट रिसीव्ड 20,000। ठीक है, ये हमारा इनफ्लो हो गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं अपनी सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट 12%। ठीक है, दामोदर लिमिटेड में देखो हमने शेयर्स लिए हुए थे, और इन शेयर्स को अगर हम देखें तो ओपनिंग में भी सेम और क्लोजिंग में भी सेम, यानी ड्यूरिंग द ईयर ना तो हमने परचेज किया और ना हमने सेल किए, लेकिन इन पे हमें डिविडेंड मिला है। कितना डिविडेंड मिला है? 12% डिविडेंड मिला है। तो 1,50,000 का 12% कितना हो गया? ये हो गया 18,000। तो ये जो डिविडेंड हमने रिसीव किया है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा डिविडेंड रिसीव्ड 18,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। अब ये पेटेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पेटेंट्स के बारे में। तो पेटेंट्स के बारे में कह रहा है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। ठीक है, तो इसमें पेटेंट्स हमारे पास देखते हैं तो ओपनिंग में कुछ और थे, क्लोजिंग में कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000, यानी कुछ पेटेंट्स हमने राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा वो हमने खत्म कर दिए। और कुछ पेटेंट्स हमने 10,000 के प्रॉफिट पर बेच दिए। ठीक है, 20,000 के खत्म भी कर दिए। खत्म कैसे किए? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के राइट ऑफ कर दिए, जैसे गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग भी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो मैं पेटेंट्स का अकाउंट बना रहा हूं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि खत्म कर देना। ठीक है, हम ये गुडविल चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं राइट ऑफ का मतलब। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा पेटेंट्स का 1,00,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। ठीक है, ओपनिंग 1,00,000, क्लोजिंग 70,000। अब हमने 20,000 के पेटेंट्स तो राइट ऑफ कर दिए, तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। ठीक है, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर खत्म कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन कह रही है कि कुछ पेटेंट्स हमने बेचे हैं। कितने के बेचे हैं ये नहीं पता, लेकिन उनपे जो प्रॉफिट अर्न किया है वो पता है 10,000। कुछ पेटेंट्स हमने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो चलो, हमें ये नहीं पता कितने के बेचे हैं, लेकिन 10,000 का प्रॉफिट तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है। और जो बेचे हैं उनके बारे में अभी पता नहीं है, बाय बैंक, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1,10,000, और यहाँ पर भी एक 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने पेटेंट्स कितने के बेचे हैं? 90,000 माइनस करो 1,10,000 में से, तो 20,000 के पेटेंट्स हमने बेच दिए। तो इस अकाउंट से हमें क्या मिला? इस अकाउंट से हमें मिला कि हमने कुछ पेटेंट्स को सोल्ड आउट कर दिया 20,000 में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आएगा। पेटेंट्स सोल्ड 20,000। ठीक है, पेटेंट्स हमने सोल्ड आउट कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन नंबर 3 पर। इंफॉर्मेशन नंबर 3 हमें क्या कह रही है? इंफॉर्मेशन नंबर 4 मशीन के बारे में बात कर रही है। तो क्या हमारे पास मशीन है? मशीन है, हाँ, ये रही, चेक करो। ठीक है, तो ओपनिंग में 6 लाख थी, क्लोजिंग में 7,50,000 है।
चलो देखते हैं मशीन के बारे में क्या कह रहा है। मशीन कॉस्टिंग 80,000, यानी 80,000 की मशीन थी हमारे पास और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 30,000, ठीक है। उसको हमने 35,000 में बेच दिया, ठीक है, 35,000 में बेच दिया। यानी एक मशीन थी, इस टोटल मशीन के अंदर कोई पार्ट ऑफ मशीन था जो 80,000 का था, उस पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा और उसको हमने 35,000 में बेच दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसने दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000, यानी पूरे साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 70,000। अब मुझे बेटा बस एक बात समझाओ, यहाँ पर जो बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन उस पार्ट पे 30,000 लगा और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन 70,000 दिया हुआ है, क्या ये दोनों अलग अलग डेप्रिसिएशन है या फिर एक ही डेप्रिसिएशन है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 30,000 है ये 70,000 से अलग दिया हुआ है या फिर ये 30,000 इस 70,000 में इंक्लूडेड है, ये बताओ। सर इंक्लूडेड। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 30,000 इस 70,000 में इंक्लूडेड है, लेकिन उसने हमें एक बेनिफिट दे दिया कि उसने इस पार्ट का डेप्रिसिएशन अलग से हमें बता दिया कि 30,000 है, लेकिन ये 30,000 इस 70,000 के अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं इसका अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस था मशीनरी का कितना था, 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 7,50,000, ठीक है। ओपनिंग 6 लाख और क्लोजिंग 7,50,000, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा, टोटल 70,000 लगा, ठीक है। जो मशीनरी हमने बेची है उसका मिलाकर 70,000 लगा है, ठीक है। मशीनरी बेची कितने की है, मशीनरी 35,000 की बेची है, तो हमने बाय बैंक लिखा 35,000। अब फिर से आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन पे, पढ़ते हैं इसको फिर से। ये बोल रहा है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। तो 80,000 वाली मशीनरी पे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ 30,000 का, तो कितने की बची हो मशीन, 80,000 की मशीनरी है, इस पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा दो तो ये मशीनरी बची 50,000 की। हमने इसको बेचा कितने में, 35,000 में। तो हमें लॉस हुआ है या फायदा हुआ, ये हमें लॉस हो गया 15,000 का। इसकी एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। यही तो करते थे हम 11th में, और अभी भी जो प्रॉफिट है वो देखो यहाँ पर आता है, तो लॉस तो यहाँ पर आएगा ना। तो हमने लॉस की एंट्री भी कर दी। अब क्या करेंगे, अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो हमने देखा तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 50, 8, 8,70,000, यहाँ पर भी 8,70,000 आएगा। तो टू बैंक, इसका मतलब हमने कुछ मशीनरी खरीदी भी है, कितने की, 1,70,000 की। तो इस अकाउंट से बेटा हमें मशीनरी से इनफ्लो भी मिला, सॉरी आउटफ्लो भी मिला और इनफ्लो भी मिला, ठीक है। पैसे आए भी हैं और पैसे गए भी हैं मशीनरी की वजह से। तो पहले मैं इनफ्लो लिखता हूँ, इनफ्लो है हमारे पास 35,000 का। तो इनफ्लो में लिखा मैंने मशीनरी सोल्ड 35,000, ठीक है। फिर आउटफ्लो में लिखा मशीनरी परचेज्ड 1,70,000 की, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब आती है हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन, सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन। क्या कह रही है इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज, 12% इन्वेस्टमेंट ये रही। तो हमने इस साल में कुछ परचेज भी किए हैं 1 लाख की, और कुछ इन्वेस्टमेंट बेची भी है 10,000 के प्रॉफिट में, और जो भी इंटरेस्ट आना चाहिए था इन्वेस्टमेंट पे वो हम रिसीव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, यानी हमने खरीदी भी है बेची भी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा।
तो मैं 12% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहा हूं। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर करते हैं। पहले कितना था, तो 12% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में 50,000 थी, क्लोजिंग में 80,000 है। तो 50,000 हमारा ओपनिंग में आ गया और क्लोजिंग में 80,000 आ गया। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हमने बेची कितने की। परचेज हमें दी हुई है 1 लाख की परचेज की थी, तो यहाँ पर एंट्री आएगी टू बैंक 1 लाख। ठीक है, तो परचेज तो आ गया, यानी आउटफ्लो तो हमें पता चल गया। फिर इसके बाद है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेची भी है। कितने की बेची है ये नहीं मालूम, तो बाय बैंक कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है 10,000 का हुआ है, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा 10,000। क्या करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। तो 1,60,000, 1,60,000। तो बेची कितने की है, 80,000 की बेची है। तो ये हमारा इनफ्लो है और ये हमारा आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट बेची है हमने 80,000 की, तो 12% इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 80,000 हमारा इनफ्लो हो गया। फिर इसके बाद है 12% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, 1 लाख हमारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, यहां तक हमने एंट्रीज कर दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं। बस और कुछ हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। हमने लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट भी कर लिया, इस पे रेंट आ रहा था और परचेज या सेल है नहीं इस साल। शेयर इन दामोदर में भी परचेज सेल नहीं है, लेकिन इस पे डिविडेंड था, तो डिविडेंड भी देखो हमने डाल दिया यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी की सेल परचेज भी हमने डाल दी। ठीक है, अकाउंट हमने बनाकर सब कुछ कैलकुलेट करके डाल दिया। पेटेंट्स का भी अकाउंट बनाकर हमने कर दिया। गुडविल रह गया हमारा, गुडविल देख लेते हैं। तो गुडविल हमारी स्टार्टिंग में 1 लाख थी, क्लोजिंग में 1.5 लाख हो गई। तो हमने 50,000 की गुडविल परचेज की है। ठीक है, तो मैं आउटफ्लो में डाल देता हूँ, गुडविल परचेज 50,000। एक चीज और, अगर ये 1 लाख से कम हो जाती, मान लेते हैं कि ये 70,000 की हो जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेच दी, इसका मतलब होगा कि हमने राइट ऑफ की है। और राइट ऑफ जब करते हैं तो हमारे पास इनफ्लो नहीं होता, कोई पैसे नहीं आते हैं उसके बदले। ठीक है, चलो, जैसे हमने यहाँ पर पेटेंट्स राइट ऑफ किए, तो 20,000 आए थोड़ी ना हमारे पास, वो तो इस सेल के आए हैं। तो 20,000 आए नहीं है, इसलिए मैंने कहीं पर डाले भी नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ सेल वाले 20,000 यहाँ पर शो किया है। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो जब भी राइट ऑफ हो तो हम कोई इनफ्लो नहीं होता है। चलो और देखते हैं क्या रह गया। सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे इंटरेस्ट रह गया। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमारा रह गया है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये चेक करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सारा का सारा इंटरेस्ट आ गया, तो कितना आया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 की ओपनिंग में थी, 80,000 की क्लोजिंग में है। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आता है कि जो 30,000 की हमने जो बीच में सेल या परचेज की है इन्वेस्टमेंट, ये हमने कौन सी डेट को किया है। ठीक है, तभी तो टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, तो इसीलिए इंटरेस्ट निकालना इस केस में इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। जब भी हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिसमें सेल परचेज है और उस पर इंटरेस्ट भी निकालना हो, तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। हमेशा हम मानकर चलते हैं जो सेल परचेज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो लास्ट डेट पे हुई है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे। ठीक है, तो 50,000 का 12% कितना इंटरेस्ट हो गया, तो ये हो गया 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया हमारा, 6,000 आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालो। चेक करते हैं अब कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो। तो 58,000 प्लस 35,000 प्लस 86,000, तो ये हो जाएगा 1,79,000 टोटल इनफ्लो। फिर इसको प्लस करते हैं, 2 7 3,20,000 टोटल आउटफ्लो।
ठीक है, तो हमने देखा तो हमारा कैश यूज्ड ही आएगा, कैश यूज्ड कितना, 320 में से 179 माइनस कर दो तो ये आएगा बेटा 1 लाख, 320 में से 179 माइनस करो तो ये आएगा हमारा 1,41,000। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. इसमें हमने छोटी सी गलती की है, ये हमारा 2,70,000 आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो यहाँ पर भी 2,70,000 आएगा, तो ये 2,41,000 आ जाएगा, ये 4,20,000 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक। समझ में आया सबको क्वेश्चन? कुछ पूछना है तो बेटा अभी बोलो, किसी को नहीं पूछना तो फिर मैं बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसके अंदर जो ट्राई कर सकते हो वो कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28। ये दो क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं इनकी पिक्स भी भेज दूंगा तो मैच कर लेना तुम्हारी बुक में कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब हम मंडे को मिलेंगे, कल संडे है तो कल हमारी छुट्टी है, या फिर पॉसिबल हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगा, कल भी क्लास। ठीक है, तो सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, होमवर्क भी करते रहो। नेक्स्ट